हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिखा श्रीवास्तव, योर साइंस टीचर। प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस कवर किए थे बिकॉज जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो भी न्यूएस्ट ट्रेंड है उसमें साइंस, जनरल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड रहते हैं और साथ ही साथ हमारी जनरल नॉलेज भी बढ़ती है कि हमें आसपास की चीज़ों में समझ में आता है कि साइंस का कौन सा लॉजिक वहाँ पर लग रहा है और अप्लाई हो रहा है। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं कुछ नए जीएस के क्वेश्चन से जो कि ऑलरेडी लिए गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स से। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी बाई गेटिंग दीज वीडियोस you just enhance your skills and caliber. To start with the new question bank, first question of today's class is SI unit of noise. SI unit of noise क्या होती है? SI unit नॉइस की पूछ रहा है। इसको एक तरह से और पूछा जाता है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसकी भी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अब ये दोनों चीजें अगर दोनों में से किसी की भी एसआई यूनिट पूछी जाती है तो द आंसर विल बी सेम, क्योंकि नॉइस कहे या फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहे, दोनों को सेम यूनिट से ही मेजर करते, बोथ आर द सेम थिंग। तो इसकी क्या हो जाएगी? डेसिबल। क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? एसआई यूनिट डेसिबल हो जाएगी, जिसको कि हम डीबी से डिनोट करते हैं। तो नॉइस की एसआई यूनिट क्या हो गई? डेसिबल हो गई, ठीक है। अब आप देखिए और भी एसआई यूनिट पूछती जाती है। अगर हम मास की पूछते हैं, तो क्या होती है? किलोग्राम हो जाएगी। अगर हम टाइम की पूछी जा रही है तो हम क्या लिख देंगे? सेकेंड लिख देंगे। टाइम की एसआई यूनिट लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? सेकेंड लिख देंगे। अगर इलेक्ट्रिकल करंट की पूछ रहे हैं, क्योंकि एसआई यूनिट पे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं बता रही, इलेक्ट्रिकल करंट की पूछेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? एम्पियर हो जाएगी एसआई यूनिट। इस तरीके से अगर हम पूछते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की पूछेंगे तो क्या हो जाएगी? इसकी मोल हो जाएगी, मोल में करते हैं। इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर की एसआई यूनिट पूछ रहे हैं कि क्या होती है, तो टेम्परेचर की आप केल्विन पे टेक करेंगे। इस तरीके से और भी बहुत सारी यूनिट्स होती है, जैसे जैसे आती जाएंगी मैं बताती जाऊंगी। फिलहाल यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है? नॉइज। बहुत पूछी जाती है एग्जाम में एसआई यूनिट ऑफ नॉइज या फिर एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्यान दीजिएगा इन दोनों वर्ड्स पर, एक ही आंसर होगा डेसिबल, डीबी। मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो एसआई यूनिट है मोल और टेम्परेचर की केल्विन एसआई यूनिट्स होगी। तो इसलिए हमारा पहला आंसर क्या हो गया? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप्स ऑफ मिरर्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द ट्रैफिक ऑन द रोड साइड। तो देखिए जब भी हम ऑटोमोबाइल, जो भी हमारे व्हीकल हम ड्राइव करते हैं तो साइड का जो ट्रैफिक होता है उसको देखने के लिए हम हमेशा एक अपनी जो नजर है वो किस पर रखते हैं? साइड मिरर पे रखते हैं कि पीछे से कौन सा व्हीकल हमें ओवरटेक करने या हमारे साइड से आ रहा है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, एक जो हमारा साइड मिरर होता है हम उस पर एक नजर रखते हैं। तो इसका हम पूछ रहे हैं किस टाइप का मिरर है, क्योंकि दो तरह के मिरर होते हैं ना, convex and concave, but which types of mirror is used in automobiles to see the traffic on the road side? वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। क्या आंसर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। याद रहेगा आप लोगों को। और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लस वैल्यू में रहती है। फोकल लेंथ जो है वो हमेशा किस में रहती है? पॉजिटिव वैल्यू में आती है फोकल लेंथ किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की। तो जो साइड मिरर होते हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स में वो किस टाइप के होते हैं? वो क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। याद हो गया होगा आप लोगों को, कॉन्वेक्स, राइट। नाउ अब क्या होगा यहाँ? कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पूछ रहा है।
एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसकी जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसका जो आंसर है वो क्या है, ओम होगा। और इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ऐसा सिंबल होता है। आंसर में होता है 2 ओम 5 ओम इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारे ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, वोल्टेज का रेजिस्टेंस से क्या है, रिलेशनशिप है। और इस फॉर्मूले से अगर हम आर यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। ठीक है, ये भी हमारे ओम्स लॉ का रिलेशन है रेजिस्टेंस का वोल्टेज का। ठीक है, अब आप देखिए, अगर हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की पूछी थी उस दिन, बताई भी थी, जिन लोगों ने वो क्लास अटेंड किया होगा, तो क्या बताई थी मैंने, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, तो इसकी बताई थी मैंने मो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की क्या बताई थी, मो बताई थी। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की पूछ रहा है, इसकी क्या है, ओम है, ये इसका सिंबल है ओम का। और ये क्या है, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। किसका है ये, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर। यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है, V अपॉन आई। ठीक है, इसका ये रिलेशनशिप हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर the numerical value of Celsius and Fahrenheit scales becomes equal। किस टेम्परेचर पर, कह रहा है at what temperature the numerical value of Celsius and Fahrenheit scales becomes equal। किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स की जो वैल्यूज है वो इक्वल हो जाती हैं। तो देखिए, ये कह रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यूज इक्वल जो है वो किस टेम्परेचर पे हो जाती हैं, यानी कि टेम्परेचर निकालना है। तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। देखिए ये रिलेशनशिप होता है ना, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये एक फॉर्मूला होता है। अब ये कह रहा है C की वैल्यू F हो जाए, तो यहाँ पर हम C की वैल्यू क्या कर देंगे, F रख देंगे। ठीक है, तो हम C की जगह पे F रख देते हैं। F इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। देखिए क्या किया है, C की जगह हमने F रख दिया क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि C इज इक्वल टू F। अब क्या करेंगे, ये 9 इधर आ जाएगा, तो 9F इज इक्वल टू 5 को ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5F माइनस 5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 160। अब देखिए ये इधर आ जाएगा 5F, तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 9F माइनस 5F इज इक्वल टू माइनस के 160। 9F में से 5F गया, कितना बचा, 4F इज इक्वल टू माइनस के 160। तो F की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस 160 अपॉन 4 यानी कि 40। तो यानी F की वैल्यू आ गई माइनस 40। यानी कि जब टेम्परेचर -40 होगा तब जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स है ये इक्वल हो जाएंगे। तो वैल्यू क्या है, -40 कैसे आएगी वो मैंने आपको इस फॉर्मूले में C की वैल्यू F रख के कैलकुलेट करके कंडीशन पूरी शो कर दी है। तो अब आप देखिए इक्वेशन सही हुआ, एट व्हाट टेम्परेचर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स बिकम इक्वल। तो आंसर विल बी -40। इस फॉर्मूले में रखा हमने C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। ये रिलेशनशिप होता है C और F का। इसमें हमने C की जगह F रख के और इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू इजिली निकाल ली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गोबर गैस। व्हाट इज गोबर गैस? गोबर गैस इज अ बायोगैस जो कि कहां से मिलती है, जो भी एनिमल का जो डंग होता है उससे मिलती है। मुझे हम लोगों को किससे मिलती है, एनिमल डंग से मिलती है। और इसको हमें प्लांट में प्रोसेस किया जाता है जिससे कि ये जनरेट करती है, बिल्कुल ही अनपॉल्यूटेड होती है, चीप गैस होती है, बहुत ही कम बजट में या कह लीजिए लो बजट में प्रोड्यूस हो जाती है, इको फ्रेंडली होती है और फ्यूल में यूज होती है डंग से। ठीक है, अब आप देखिए
इसका अगर हम गैस पूछी गई है तो मीथेन गैस जो होती है ये इसका क्या होती है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होती है किसकी, गोबर गैस की। सबसे ज्यादा अगर परसेंट में देखा जाए तो इसमें कौन सी गैस होती है, इसमें होती है मीथेन गैस। लगभग 50 से लेकर करीब 70% तक इसमें मीथेन गैस का होता है पार्ट। ठीक है, तो कौन सी गैस हो गई सबसे ज्यादा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। गोबर गैस इज अ बायोगैस, ठीक है ना, इट इज वेरी अनपोल्यूटेड एंड चीप गैस प्रोड्यूस्ड बाय द एनिमल डंग्स। तो ये हो गई हमारा मीथेन, इसका आंसर हो गया मीथेन। मीथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका की फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कि कार्बन की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू सेटिस्फाइड रहती है। देन पूछ रहा है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यूनिट क्या, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। क्या होगा, नेफ्रॉन। आपको पता है कि किडनी में बहुत सारी नेफ्रॉन का पूरा एक स्ट्रक्चर से पूरा किडनी का कंप्लीट होती है, जिसमें इस सारी जो नेफ्रॉन यूनिट्स होती है ये जो वेस्ट का जो भी फिल्ट्रेशन करके बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू और ब्लड से जो भी टॉक्सिक होते हैं उसको सेग्रीगेट करती है और जो भी यूजफुल उसके कंटेंट होते हैं उसको ब्लड को वापस दे देती है। तो बहुत ज्यादा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो यूनिट कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए प्लांट्स में क्या होता है कि जो प्लांट जो ग्रो करते हैं सर्वाइव करने के लिए ये वाटर लेते हैं ना, रूट से, सॉइल से वाटर लेते हैं और साथ ही साथ वाटर लेके जो इनकी लीव्स होती है यहाँ पर क्या होता है, फूड सिंथेसिस होती है थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। तो ये कह रहा है कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है रूट के थ्रू, वाटर इज गेटिंग एब्जॉर्ब, तो इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो मैं बता दूं वाटर और फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैस्कुलर बंडल आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें क्या होता है, वैस्कुलर बंडल में कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। तो इनका अलग अलग काम होता है। जो जाइलम होता है, जाइलम ये क्या करता है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। और फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम ये भी वैस्कुलर बंडल का पार्ट है। फ्लोएम क्या करता है, ये जो वाटर ऊपर गया, ठीक है, वाटर फ्रॉम द रूट, सनलाइट फ्रॉम द सन, एयर फ्रॉम द एनवायरमेंट, इन सबकी प्रेजेंस में क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया है एनवायरमेंट से, ठीक है, और सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस रहती है, ठीक है, और क्या होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिलकर यहाँ पर फूड सिंथेसिस होती है, जिसको कि हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, बिकॉज दिस प्रोसेस ये जो प्रोसेस है किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो जब ये फोटोसिंथेसिस में फूड फॉर्मेशन हुआ लीफ के थ्रू, तो ये जो फूड है इसको वेरियस प्लांट के अलग अलग पार्ट में ले कौन जाएगा, ये फ्लोएम ले जाएंगे, ठीक है। पहले वाटर को कौन लेके गया, जाइलम्स ले गए चैनल्स के थ्रू, लेकिन जब फूड सिंथेसिस हो गई, फोटोसिंथेसिस, उसको कौन डिफरेंट पार्ट्स में ले जा रहा है, वो फ्लोएम ले जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए, अगर वाटर यहाँ पर, लेकिन क्या पूछा है यहाँ पे, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा है। तो अगर वाटर ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है तो हम किस पे टिक लगाएंगे, जाइलम पे टिक लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ वाटर की जगह फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, तो आप फ्लोएम पे टिक लगाएंगे। Xylem and phloem both are responsible for the water and food transportation in plant. But in case of water transport, you will take xylem. But in case of food transport in plant, you will take phloem. So here the right answer will be xylem. ठीक है, xylem जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, प्लांट्स में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, क्योंकि आप लोगों ने ये प्रोसेस अभी प्रीवियस वीडियोस में आप लोग पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह, तो इसलिए आप लोग को लग रहा हो कि उसमें से ये क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं। विच गैस इज इन्वॉल्व इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? कौन सी गैस की वजह से भोपाल गैस में जो ट्रेजेडी थी उसमें मेनली विच गैस वाज इन्वॉल्व, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें जो गैस थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में, वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस 3, जिसका की फॉर्मूला होता है C2H3NO, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH3NCO, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं, ठीक है। या तो हम लिखेंगे C2H3NO या फिर CH3NCO। इस गैस को क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लीजिए, C2H3NO भी लिखते हैं, या फिर ये CO ग्रुप इधर अलग कर देते हैं एक कार्बन से और इसको ऐसे लिखते हैं CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये NCO जो है वो आइसोसाइनाइड ग्रुप इसमें मीथेन के मॉलिक्यूल में रिप्लेस होकर एक हाइड्रोजन की जगह पे लग गया है, तो इसलिए इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस क्या थी? ये भोपाल गैस जब ट्रेजेडी थी तो इसी गैस की वजह से वहां पर इतना नुकसान हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। अच्छा, भोपाल अगर वर्ड आया है तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा भोपाल कहाँ की कैपिटल है। भोपाल MP यानी कि मध्य प्रदेश की कैपिटल भी है, ये भी यहीं पर आप लोग याद कर लीजिए। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ MP। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। फॉर्मूला क्या था? या तो C2H3NO है, वो भी टिक करेंगे, CH3NCO है, ये भी टिक, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which form of coal contains highest percentage of carbon? ये पूछ रहा है, यहाँ पे हम इसका आंसर लिख लेते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि which form of coal contains highest percent of carbon, कि हाईएस्ट परसेंट कार्बन का किस तरह के कोल में या कोयले में होता है। तो इसका जो आंसर है वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट हाईएस्ट परसेंट पूछ रहा है तो वो किस में होगा? एंथ्रासाइट में होगा। और लोवेस्ट परसेंट पूछेगा तो वो किस में होगा? लिग्नाइट में हो जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा परसेंट ऑफ कार्बन अगर कोल की किसी फॉर्म में पाया जाता है तो वो कौन सी फॉर्म है? वो है एंथ्रासाइट। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 90% के आसपास इसमें कार्बन कंटेंट पाया जाता है। लगभग इसका जो एंथ्रासाइट है इसका 90% जो है वो कार्बन होता है इसमें, इसलिए प्योरेस्ट या फिर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन का कोल यानी कि कोयला कहलाता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का। अब यहीं पर हम देख लेते हैं लो क्वालिटी का, या जिसमें बहुत कम परसेंट का कार्बन होता है, या हम कह दें लो क्वालिटी का कोल कौन सा होता है। तो उसका आंसर आप ये भी यहीं पे देख लीजिए, लिग्नाइट। कौन सा है कोल? यहाँ पर लिग्नाइट कोल है। लिग्नाइट क्या है? ये बहुत ही लो क्वालिटी का कोल है। और हाई क्वालिटी का क्या है? एंथ्रासाइट। लगभग 90% ऑफ कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? एंथ्रासाइट में, इसलिए इसकी कार्बन की सबसे ज्यादा परसेंटेज एंथ्रासाइट में रहती है। और सबसे लो क्वालिटी का जो कोल होता है, कोयला होता है, वो होता है लिग्नाइट। तो आप लोग को याद हो गया, एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ कार्बन कंटेनिंग कोल। तो इसका आंसर क्या हो गया? एंथ्रासाइट। लो क्वालिटी का क्या मैंने बताया है? लिग्नाइट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके पेपर में आए भी हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ये जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने इस चीज को हाईलाइट भी किया था कि जो हमारी लिवर होती है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर। और मैंने कल के क्लास में ये भी बताया था कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तो मैंने बताई थी पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड विच इज ऑल्सो अ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड थी पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है और साथ ही साथ वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड थी, है ना। लेकिन आज हम किसकी बात करें, हम लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें जो कि हमारा लिवर है। लिवर के बारे में एक फैक्ट आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लिवर ही एक ऐसी ग्लैंड हमारी बॉडी में है जो कि रीजनरेशन की पावर रखती है। यानी कि 90% तक अगर लिवर किसी का डैमेज हो रहा है तो इट कैन रीजनरेट, डिपेंड ऑन द कंडीशंस, बट रीजनरेशन का जो अगर एक क्वालिटी है वो किसी ग्लैंड में ना हो कि लिवर ग्लैंड में है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि रीजनरेशन किस में होती है क्वालिटी, रीजनरेशन, रीजनरेशन, तो ये जो वर्ड है वो भी इस लिवर ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है जो कि हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है, बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको लगा हो कि रीजनरेट करता है लिवर, यानी कि फिर से अपने साइज को रिगेन करता है, सेल्स फॉर्मेशन करता रहता है। 90% तक लिवर आपका डैमेज होने के बाद भी रीजनरेट कर सकता है, तो दैट इज रीजनरेशन। यानी कि लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड विच कैन रीजनरेट इटसेल्फ, सबसे बड़ी ग्लैंड हो गई हमारी लिवर। Then question, iron is preventing from rusting by coating with zinc. The process is called, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अगर आयरन के ऊपर सपोज ये आयरन है, ठीक है, आयरन है लेकिन इसके ऊपर कोटिंग किसकी कर दे, कोटिंग अगर जिंक की कर दी जाए, ठीक है, कोटिंग हम इस पे जिंक की कर रहे हैं, जिंक की, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो देखिए आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, या हम कह सकते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो जब आयरन पर जिंक की कोटिंग हो जाती है तो आयरन में रस्टिंग नहीं हो पाती है, इट प्रिवेंट्स रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है कि आयरन जो है वो मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड फॉर्म कर देता है जो कि एक रस्ट के फॉर्म में, एक लेयर के फॉर्म में आयरन की क्वालिटी को डिटीरियोरेट कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसको कि हम हिंदी में जंग भी बोलते हैं कि लोहे में जंग लग गया। लेकिन अगर हम इसको पॉलिश या कोटिंग करवा देते हैं जिंक की तो क्या होता है, बिकॉज बीइंग मोर एक्टिव देन आयरन, जिंक इटसेल्फ रिएक्ट विद द मॉइस्चर, जिंक रिएक्ट कर लेता है और आयरन को सेव कर लेता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पूछा है यहाँ पे, गैल्वेनाइजेशन, क्या प्रोसेस बोलते हैं इसको, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, आयरन इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद जिंक, this process is called galvanization. By galvanization process we can prevent iron from the rusting and its coating is done by zinc. तो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन। अब इसको सैक्रिफाइजर प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि जिंक सैक्रिफाइस कर रहा है, एक सैक्रिफाइजर प्रोसेस भी है कि जिंक सैक्रिफाइस कर रहा है आयरन के लिए, आयरन को नष्ट से बचा रहा है और खुद जो है वो रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, लेकिन आयरन पे रस्ट नहीं आने पा रही है, आयरन हमारा सेफ है, इसकी क्वालिटी रिटेन रहती है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम आयरन को सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन। किस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम जो ओशियन की डेप्थ है उसको मेजर करते हैं? तो देखिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, सोनार। ठीक, किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं हम, सोनार से। जो नेविगेशन के लिए जो भी वहां पर हजार्ड्स होते हैं
उसको भी डिटेक्ट करके पहले से ही सोनार के थ्रू जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो भी अंडर वाटर हजार्ड्स होते हैं उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उनका जो नेविगेशन में इजी हो जाता है। इसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ओशन की डेप्थ जो है वो मेजर करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी सोनार जो इंस्ट्रूमेंट है इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट सोनार का फुल फॉर्म हो गया। सोनार इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच इट यूजेस साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन। ओशियन की डेप्थ को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? सोनार इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके थ्रू आज की क्लास ओवर हुई है, इसका आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत सारे मैंने एसआई यूनिट्स बताई, बहुत सारे फंक्शंस बताए, किस चीज़ों का कैसा यूज़ है हमारी डेली लाइफ में। जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं हमारे दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिनकी वजह से हम साइंस फैक्ट से जिन्हें हम कोरिलेट कर पा रहे हैं। तो साइंस सेक्शंस पे बहुत अच्छे से हमें ज्ञान दे रहे हैं, जिससे कि जो जनरल अवेयरनेस के अलावा जो हमारा साइंस अवेयरनेस वाला पार्ट है वो हम अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो इसके लिए आप वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, वॉच करते रहिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर देते रहिए। और आपका जो लाइक होगा वो हमारे वीडियोस को लाइक करने से क्या होगा, हमारा मोटिवेट करेगा हमें, और हम और अच्छे से क्वेश्चन बैंक को स्टडी करके आपके लिए नए नए क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।